अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की क्लास ओफियोरॉइडिया को। तो ओफियोरॉइडिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले स्टडी करते हैं। अब ओफियोरॉइडिया में हमारे पास आती हैं बास्केट स्टार्स और ब्रिटल स्टार्स, और इस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है 2000 स्पीशीज़, और सबसे ज़्यादा ये डाइवर्स ग्रुप है इकाइनोडर्म्स का, मतलब इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती हैं। और क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ है और ज़्यादातर जो है वो कोरल क्रेविसेस के अंदर, अब क्रेविसेस हम कहते हैं किसी भी ऐसी छोटी सी जो है वो स्पेस को, यानी ये दो कोरल थे और ये इस तरह है और इनके दरमियान ये जो जगह बच गई इसको हम नाम देते हैं क्रेविस का। इसके अलावा रॉक्स के अंदर जो थोड़ी बहुत जो है जगह बच जाती है उसको हम बोलते हैं क्रेविस। तो इन्होंने रहना कोरल क्रेविसेस के अंदर या फिर रॉक की जो क्रेविसेस बच जाती है उनके अंदर, या इसके अलावा एल्गी के साथ अटैच फॉर्म में। तो इनके स्मॉल साइज़ की वजह से ज़्यादातर हम इनको ओवरलुक कर देते हैं। अब इनके जो आर्म्स हैं वो लॉन्ग है और शार्पली सेट ऑफ है सेंट्रल डिस्क से, यानी सेंट्रल डिस्क से हमें डिस्टिंक्ट ही नज़र आएंगी। इसी वजह से सेंट्रल डिस्क की हमें जो शेप है वो पेंटागोनल नज़र आती है। जैसे हम ब्रिटल स्टार के केस में देख सकते हैं कि ब्रिटल स्टार के केस में जो आर्म्स हैं वो डिस्टिंक्ट हमें नज़र आ रही है और जो सेंट्रल डिस्क की शेप है वो पेंटागोनल है। अब जो ब्रिटल स्टार है इसकी जो आर्म्स है ये अनब्रांच्ड है, यानी इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है और हर आर्म का जो साइज़ है वो 1 to 3 सेंटीमीटर है। लेकिन जो बास्केट स्टार है इसके भी आर्म्स तो 5 है, लेकिन इस आर्म्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग हो चुकी है। अब इनका जो ट्यूब फीट है इसके पास कोई भी सक्शन डिस्क नहीं है, इसके अलावा एम्प्यूला भी नहीं है ट्यूब फीट के पास। तो इसी वजह से जो ट्यूब फीट के साथ मसल्स एसोसिएटेड है उन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ट्यूब फीट जो है वो एक्सटेंड होगा। अब मैड्रीपोडाइड यानी इस तरह का स्ट्रक्चर जिसने एज एन इनलेट ऑफ वाटर के तौर पे एक्ट करना है। अब ये हमें पता है ये क्लास एस्टेरॉयडिया के केस में एबोरल सरफेस के ऊपर था, लेकिन ओफियोरॉइडिया के केस में ये ओरल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर वाटर वास्कुलर सिस्टम को देखें तो जैसे हम देख चुके हैं कि ट्यूब फीट के पास कोई भी सक्शन डिस्क या फिर एम्प्यूला मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से वाटर वास्कुलर सिस्टम लोकोमोशन के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि स्केलेटन ही मॉडिफाइड हो चुका है कि लोकोमोशन कर सके और इसके अलावा अटैचमेंट का काम कर सके। अब आगे हम स्केलेटन की मॉडिफिकेशन देखते हैं कि स्केलेटन में आते हैं हमारे पास सुपरफिशियल ऑजिकल्स। सुपरफिशियल मतलब जो सतही हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो सुपरफिशियल ऑजिकल्स कवर करते हैं लेटरल, ओरल और इवन एबोरल सरफेस ऑफ आर्म को, यानी कि ये हमारे पास आर्म है। लेट्स सपोज हम आर्म की ओरल सरफेस को देख रहे हैं, तो ओरल सरफेस को भी सुपरफिशियल ऑजिकल्स कवर करें। इसके अलावा अगर निचली साइड को देखें, एबोरल सरफेस को देखें, उसको भी यही सुपरफिशियल ऑजिकल्स कवर करें, और इवन जो लेटरल साइड्स हैं आर्म की उनको भी सुपरफिशियल ऑजिकल्स कवर करें हैं। तो इसका मतलब है जो एम्बोलेक्रल ग्रूव होती है हमारे पास अंदर, जो ओजिकल से बनी हुई होती है, और इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है मतलब रेडियल नर्व्स होती हैं प्रेजेंट, इसके अलावा रेडियल कैनाल होती है और हेमल स्टैंड्स होते हैं, इस सब को हम फिर क्लोज्ड कहेंगे। और इसके अलावा जो एम्बोलेक्रल ओजिकल्स हैं हर आर्म के अंदर, वो एक सेंट्रल सपोर्टिव एक्सिस बनाएंगे। वो सेंट्रल सपोर्टिव एक्सिस या सपोर्टिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, सारे के सारे जो ओजिकल्स हैं वो आपस में आर्टिकुलेट करेंगे, यानी इस तरह एक के बाद एक आने वाले आपस में जो है वो आर्टिकुलेट करेंगे, और इसके अलावा जो इनके साथ मसल्स एसोसिएटेड है ये दोनों आपस में एक्ट करके स्नेक लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इनकी लोकोमोशन को देखें तो लोकोमोशन में क्या होगा कि जो सेंट्रल डिस्क है ऑर्गेनिज्म की वो हमेशा सबस्ट्रेट से अबव ही रहेगी, और जो आगे वाली दो आर्म्स है वो ऑर्गेनिज्म को पुल करेंगी, और जो पीछे वाली आर्म्स है या तो फिर वो आगे फॉरवर्ड एक्सटेंड हो जाएंगी या फिर ऑर्गेनिज्म के पीछे हमें ट्रेल करती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद देखते हैं इनके मेंटेनेंस फंक्शंस को। तो मेंटेनेंस फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं प्रे कैप्चर का मैकेनिज्म क्या है। अब ये हमारे पास यहाँ प्रीडेटर्स या स्कैवेंजर्स और या फिर फिल्टर फीडर्स भी हो सकते हैं। अब अगर तो ये प्रीडेटर्स हैं या फिर स्कैवेंजर्स मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे अपनी आर्म्स को और ट्यूब फीड को यूज़ करेंगे स्वीपिंग मोशन में, मतलब जैसे हम स्वीपिंग करते हैं तो स्वीपिंग मोशन में यूज़ करेंगे अपनी आर्म और ट्यूब फीड को, ताकि जितना भी प्रे या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट है उसको जो है वो स्वीप कर सके और उसको उस पर फीड कर सके। दूसरी तरफ अगर ये फिल्टर फीडर्स है तो अपनी आर्म को जो है ये इस तरह से कुछ वेव करेंगे, और वेव करके जितना भी प्लांक्टन जो है उसको ट्रैप करेंगे म्यूकस कवर्ड ट्यूब फीड पे। अब देखें यहाँ पे जो ट्यूब फीड है या फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो फीडिंग में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जैसे हम देख चुके हैं कि इसका लोकोमोशन में कोई भी इतना यूज़ नहीं है। अब देखिए प्लांक्टन क्या चीज़ होती है। प्लांक्टन हम बोलते हैं किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल एनिमल या प्लांट को जो कि
फ्रेश वाटर में या फिर मेरीन वाटर में प्रेजेंट होता है और मेरीन वाटर में या फ्लोट करेगा या फिर स्विम करेगा। तो फिल्टर फीडिंग में इन्होंने फीड करना है प्लांकटन के ऊपर। और जो माउथ है ये सेंटर ऑफ सेंट्रल डिस्क पे प्रेजेंट है, यानी हमें पता है इस तरह की कुछ, चले सपोज करते हैं ये हमारे पास है सेंट्रल डिस्क। तो सेंट्रल डिस्क के सेंटर में जो है वो माउथ प्रेजेंट है और माउथ के पास जो है वो 5 ट्राइंगुलर यानी ट्राइंगुलर शेप जो है वो जास प्रेजेंट है, ताकि वो चिविंग अपरेटस बना सकें। क्योंकि इन्होंने प्लांकटन जो है वो पूरे का पूरा ही माउथ में ले लेना, तो इसी वजह से जास की अब ज़रूरत है ताकि जो प्रे है उसको च्यू किया जा सके। अब जो माउथ है हमारे पास वो लीड करेगा सैक स्टमक पे, यानी माउथ के नेक्स्ट जो है वो सैक स्टमक प्रेजेंट है और इनमें कोई भी इंटेस्टाइन नज़र नहीं आती, जैसे कि हमने क्लास एस्टिरोइडिया के केस में देखा था। और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट जो है वो आम के अंदर जो है वो जा रहा है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट आम के अंदर नहीं तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रन जो है वो फिर किस तरह से होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रन, वेस्ट और गैसेज जो होगी वो आगे होगी सिलोमिक फ्लूइड्स की वजह से या फिर एक और सिलोमोसाइट्स की वजह से। अब सिलोम हमें पता है यही यानी फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी होती है, लेकिन इसके ओफियोरॉइडिया के केस में सिलोम जो है वह काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी मीन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स के तौर पे एक्ट करता है। अब इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड की वजह से मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। दूसरा क्या है, सिलोमोसाइट्स की वजह से। अब सिलोमोसाइट्स हमें पता है इस तरह के स्पेशलाइज्ड जो है ये सेल्स होते हैं जिन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी है। तो भाई अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कैसे अपना रोल प्ले करेंगे, देखें। सिलोमोसाइट जो है वो एक जगह से क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को यानी कि फूड वगैरह को फैगोसाइटोसिस करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, खुद जो है वो मूव करेंगे और किसी दूसरी जगह पे जाके उसकी एक्जोसाइटोसिस कर देंगे। तो इस तरह जो है ये न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर अमोनिया जो है वो उसके या फिर गैस एक्सचेंज या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं बुरसा का। अब ये हमारे पास है बुरसा, तो ये स्मॉल जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेनियस सैक्स हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं बुरसा का। तो जो अमोनिया है इनमें ज़्यादातर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब ये डिफ्यूजन के थ्रू भी लॉस्ट हो सकता है बॉडी से, ट्यूब फीट के, या फिर मेम्ब्रेनियस सैक्स जिनको हम बुरसा का नाम देते हैं उनके थ्रू भी डिफ्यूजन हो सकती है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे बुर्सल स्लिट्स है, तो जो स्लिट्स है ओरल डिस्क के पास हर आर्म की बेस के पे जो प्रेजेंट है नियर। अब ये जो स्लिट्स है इनमें जो सीलिया प्रेजेंट है, इन सीलिया की वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो इनसाइड भी मूव कर सकता है बुरसा के और आउटसाइड भी मूव हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बुरसा का जो फंक्शन है वो डिफ्यूजन है अमोनिया का या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का। इसके अलावा बुरसा का एक और फंक्शन भी है कि इसके अंदर ही गोनेड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हम देखेंगे आगे रिप्रोडक्शन के अंदर। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखें तो जो ओफियोरॉइड्स है वो अपनी लॉस्ट आर्म को जो है ऑफकोर्स रीजनरेट कर सकता है और इवन अपनी आर्म को जो है वो कास्ट ऑफ भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोटोमी। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे प्रीडेटर आया है तो इसने प्रीडेटर से स्केप करने के लिए क्या किया है, इस आर्म को जो है ये यहाँ से कुछ मसल्स ने जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करके कट ऑफ कर दिया है। तो बाकी जो ये ओफियोरॉइड है वो जो है नेक्स्ट मूव कर जाएगी और इस तरह जो है टाइम के साथ साथ इस अपनी लॉस्ट आर्म को रिजनरेट कर लेगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोटोमी। अब कुछ स्पीशीज़ हैं उनके पास होती है फिशन लाइन अक्रॉस देयर सेंट्रल डिस्क, यानी सेंट्रल डिस्क के ऊपर जो है वो फिशन लाइन प्रेजेंट होती है। तो फिशन लाइन के अक्रॉस जब ये ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट होगा तो दोनों इंडिविजुअल जो है वो रीजनरेट कर जाएंगे। अब ये हमारे पास होते हैं डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होंगे और मेल जो होता है वो साइज में स्मॉलर होता है फीमेल से। और गोनेड्स ऑफ कोर्स हर बर्सा के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं और जो गैमीट्स हैं मतलब एग्स और स्पर्म जो हैं वो आउटसाइड बर्सा में रिलीज़ होकर इसके बाद बर्सा से आउटसाइड भी रिलीज़ हो सकते हैं और बर्सा के अंदर भी फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सकती है। अब आगे फर्टिलाइजेशन होगी और आगे जो एम्ब्रियो वो डेवलप करेगा प्लांक्टोनिक प्लूटियस हम कहते हैं जो चीज़ मूवेबल हो। तो ओफियोरॉइडिया से इसके जो है लार्वा का नाम मिला ओफियो का। तो जो प्लांक्टोनिक ओफियोप्लूटस लार्वा हमारे पास बनेगा, प्लांक्टोनिक मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है जो कि मैरीन या फिर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर फ्लोट कर सकता है। ऑफ कोर्स अब ये मैरीन है तो इसका मतलब है कि जो लार्वा है वो मैरीन इन्वायरमेंट में प्लांक्टोनिक है और ये बनेगा डेवलपमेंट के बाद, जिसके पास जो है वो सीलरी बैंड्स प्रेजेंट है ताकि ये फीड कर सके। और इंटरेस्टिंग बात कि इसने फीड भी प्लांक्टन के ऊपर ही करना है। उसके बाद जो है इसकी मेटामॉर्फोसिस होगी और
सबस्ट्रेट के ऊपर सिंक करने से पहले मेटामॉर्फोसिस करेगा और जो एडल्ट बॉडी फॉर्म है उसको अटेन कर लेगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।